हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिलेक्शन 100% में। ये एम लक्ष्मीकांत की नई सीरीज शुरू हो रही है आज से। इस बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, तो आप इस सीरीज को कंप्लीट करिएगा मेरे साथ। हम इसकी डेली 1 या 2 क्लास करके डालेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबे और बोरिंग ना हो। पूरी लक्ष्मीकांत जितनी भी है, बिल्कुल एक भी लाइन को छोड़े बिना, एक भी फैक्ट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बनेंगे वह मैं आपको बताती चलूँगी। तो आप इस कंप्लीट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको एम लक्ष्मीकांत के लिए कभी भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलिटी से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस बुक से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हो। स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक के लिए कई बुक हमने और नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में आई थी, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के साथ। उसको बहुत ही विस्तृत अधिकार प्राप्त थे कंपनी को। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व प्राप्त करने के और न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो गई थी। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम के बाद ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसे कहता है कि सिपाही विद्रोह से माना जाता है कि सबसे पहले सिपाही विद्रोह हुआ था। तो इसके बाद में इनको लगा कि ये हमारे हाथ से निकल जाएगा हमारा उपनिवेश भारत, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1858 में इसको अपने पूरी तरह उत्तरदायित्व इसका अपने हाथों में ले लिया। और ये कब तक बना रहा? 1947, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति तक। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। पहली बार किसने ये सुझाव दिया था? एम.एन. रॉय ने, कि हमें एक संविधान का निर्माण करना चाहिए। वैसे तो पहले भी हो चुका था, लेकिन अब तो यहाँ पर डिसाइड हो गया था कि अब तो हमें संविधान का निर्माण करना ही है, क्योंकि उन्हें लगने लगा था उनको भी सबको कि अब तो हमारा देश आज़ाद हो ही जाएगा। 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। देखिए, जैसे मैंने सारे पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं ना, उनको आप हाईलाइट कीजिए। जैसे मैंने डबल हाईलाइट किया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार फिर से मैंने पेन से उसको एक बार फिर से अंडरलाइन किया हुआ है, ताकि इनका आपको याद रहे रिवीजन के टाइम कि हाँ, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं का रिवीजन हमें सेकंड टाइम, थर्ड टाइम करना होता है। पूरी बुक को हम बार बार नहीं पढ़ते, सिर्फ एक बार या 2 बार अगर आप चाहो तो पढ़ लो बुक को बार बार। सिर्फ उसके बाद हाईलाइट पॉइंट और अंडरलाइन पॉइंट्स ही इनको हम पढ़ लेते हैं, तो इनसे ही हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश सरकार और कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें ब्रिटिश सरकार में जो की गई थी, और फिर उसको हमने कुछ चीज़ों को हमने आगे भी अपनाया। क्या चीज़ें थी जो हमें लगा कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए सही है, और क्या चीज़ें लगा जो ख़राब है, उनको छोड़ दिया गया। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। कंपनी का शासन, यहाँ से हमारा कंपनी का शासन शुरू होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1858, जब तक ब्रिटिश ताज का शासन शुरू नहीं हुआ, वहाँ से लेकर, ठीक है। पहला एक्ट है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। पहला कौन सा है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठा गया यह पहला कदम था। और दूसरा है, इसके द्वारा भारत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली भारत के अंदर, ठीक है। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को इससे पहले व्यापार करते थे, क्योंकि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है। इसमें मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसने अपनी इस एक्ट के द्वारा एक तरीके से भारत में अपनी सरकार की नींव रख दी। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया।
एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर थे, ठीक है। और इसके बाद मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। मतलब इतनी शक्तियां उसको मिल गई थी बंगाल के गवर्नर को कि वह बम्बई और बंगाल मद्रास का जो वो थे गवर्नर, उनको भी अब निर्देश देता था और ऑर्डर देता था, वो उसके अंडर हो गए थे। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला उच्चतम न्यायालय हमारे यहाँ पर कब बना था? 1774 में। एक्ट कौन सा था? 1773 का एक्ट था, उसके द्वारा बनाया गया था। इसमें कौन कौन था? एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है, 1773 के एक्ट से। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, एक गवर्निंग बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके माध्यम से नियंत्रण सशक्त हो गया था ब्रिटिश सरकार का। भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सीधे यहाँ पर तो नहीं थी, कंपनी ही शासन कर रही थी, तो उसको सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक बना दिया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें देखते हैं क्या क्या विशेषताएं थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी ये देख लेते हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। राजनीतिक और वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया, ठीक है। व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की तो अनुमति उनको दे दी थी, लेकिन जो राजनीतिक मामले थे ना, उनके लिए एक नियंत्रण बोर्ड और बना दिया गया, ठीक है। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, ठीक है। उसको क्या बोलते थे? जो अभी पहले बनाया था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जो, और ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको क्या बोलते थे? नियंत्रण बोर्ड। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यानी द्वैध शासन मतलब राजनीतिक कार्य अलग और वाणिज्यिक कार्य अलग। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक और सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे, ठीक है। ये सब थे पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये याद रखना। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको बना दिया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल, जो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। देखिए, इसको मतलब इतनी शक्ति दे दी गई कि उनको विधायिका मतलब कानून बनाने की शक्ति तो छीन ही ली उनसे, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों से। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। उसको मतलब बहुत ही ज्यादा पावर बढ़ा दी गई इसकी। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून, और फिर बाद में जो कानून जो ऐड किए जाते हैं उनको क्या बोला गया? अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियां समाप्त कर दी गई। मतलब व्यापारिक, अब उसने व्यापार तो बंद कर दिया था, सीधा प्रशासन करने लगी थी अब। और इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। मतलब कुछ तो उसने अपने सीधे ही अंडर में ले लिए और कुछ अपने विश्वास पात्र जो लोग थे ना उनके कब्जों में दे दिए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन का प्रयास किया, लेकिन ये विरोध के कारण इसको बाद में लागू नहीं किया जा सका, समाप्त कर दिया गया। ये हो गए हमारे 3 एक्ट हो गए हमारे 1773 का, 1884 का और 1833 का। अब हम अगली वीडियो में बाकी के एक्ट पढ़ेंगे। तब तक आप बाकी अगली क्लास में मैं सारे एक्ट आपको करा दूंगी इस चैप्टर के, इसको मैं अगली क्लास में पूरी में ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं बाकी जो बुक्स हैं उनकी भी वीडियो आपके लिए बना सकूं। ओके, बाय।